आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपको एक जर्नी बता देता हूँ, हमने कहाँ से शुरू किया था। वी स्टार्टेड विद जर्नल एंट्री। वी स्टार्टेड विद जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हमने बताया था, उसके बाद हम जर्नल एंट्री से क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री के बाद हम क्या बनाते हैं? लेजर। जर्नल एंट्री के बाद हम बनाते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, जर्नल एंट्री के बाद हम बनाते हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, लेजर अकाउंट से हम क्या बनाते हैं? लेजर अकाउंट से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यस, ठीक है। और उस ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? उस ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? उस ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? फाइनल अकाउंट। ठीक है, और बीच में मिसलेनियस चीजें हमने बनाना सीखी, जैसे कि कैश बुक। और हमने सीखा सब्सिडरी बुक्स। और हमने सीखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये तीनों चीजें क्या करती हैं? हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमें असिस्ट करती है। ठीक है, और इससे पहले हमने कुछ सीखा। हमने सीखा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। हमने सीखी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हमने सीखी अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने सीखे रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन, जर्नलाइजिंग, जिसको हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब करते करते हम आज पहुंच चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कितनी कैटेगरीज होती हैं? दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक कैटेगरी को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं
इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और एक को बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, और पोजीशन स्टेटमेंट में हमारी आ जाती है बैलेंस शीट। क्या आ जाती है, बैलेंस शीट। ठीक है, अब मुद्दा आता है, मुद्दा ये आता है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं हम, ताकि हमें मिल सके नेट प्रॉफिट। हमें क्या मिल सके, नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, ताकि टू असर्टेन पोजीशन ऑफ assets and liabilities, to ascertain position of assets and liabilities। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो बेसिकली होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है दैट इज बेसिकली विदाउट इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब जो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको निकाल के जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और जब हम वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इसमें से डिडक्ट कर दें, यानी कि इस ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, नेट प्रॉफिट। जैसे हमने एक डिस्काउंट में सीखा था ग्रॉस, डिस्काउंट में नहीं, परचेज में सीखा था ग्रॉस का और नेट का कंसेप्ट। उसी उसी बेसिस पे अगर हम यहाँ पे भी लाए, तो ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसके अंदर अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस डिडक्ट नहीं हुए होते, और ना ही ऑपरेटिंग इनकम अभी हमने कंसीडर की होती है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है वो सब कुछ काट कूट के जो हमें नेट मिलता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ से डिराइव होता है, नेट प्रॉफिट हमारा डिराइव होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कहाँ से डिटरमाइन किया जाता है, वो हमारा डिटरमाइन किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, और एक हमारी बैलेंस शीट बनती है जो हमें बताता है कि आज की डेट पे हमारी असेट्स और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, कितनी हमारी देनदारी है, कितनी हमारी लेनदारी है, और हमने पैसा जो लगाया है वो पैसा हमने कहाँ कहाँ लगाया है और कहाँ कहाँ से पैसा हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी इसका लेखा जोखा है वो सब कहाँ बताया जाएगा, बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें कोई आपको जो मैंने अभी बताया कोई दिक्कत तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वरना मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। बताओ।
ओके, फाइनेंशियल अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं आपको दो हिस्सों में पढ़ाऊंगा। एक का नाम मैं दूंगा पार्ट वन, जो होगा विदाउट एडजस्टमेंट। जो क्या होगा? विदाउट एडजस्टमेंट। और एक पढ़ाऊंगा मैं आपको पार्ट टू, जो होगा विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पार्ट वन, दैट इज विदाउट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ताकि एडजस्टमेंट को छोड़ के पहले आपको बेसिक टच तो समझ आए कि ये सारी स्टेटमेंट्स आपसे कहना क्या चाहती है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताना चाहूंगा जो आपने ध्यान देने। प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इस पे एमसीक्यू भी बन सकता है। वो बोल सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है या कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल हमारा कहता है, और आपको ये प्रिंसिपल पता भी होंगे। पहला प्रिंसिपल हमारा कहता है डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड पर्सनल इनकम। डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड पर्सनल इनकम। कौन सा कंसेप्ट से हमने ये सीखा था कि जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे तो बिजनेस और पर्सनल इनकम या एक्सपेंडिचर को हम क्या रखेंगे? अलग अलग रखेंगे, एंड हम अपना पर्सनल उसके इन्वॉल्व उसको बीच में नहीं करेंगे। यस, गुड। ये हमने सीखा था एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, तो बात यही आती है कि जो भी आपकी पर्सनल एक्सपेंडिचर या इनकम है, दैट शुड नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और अगर वो आप कुछ पर्सनली विड्रॉल या कुछ खर्चे करते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ड्राइंग्स। एंड देखो, अगर मैं घर के लिए कोई खर्चा करता हूं तो क्या वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। तो वही डिस्टिंक्शन हमें यहाँ पे करनी है कि वो खर्चा हमें यहाँ नहीं लेके बल्कि कहाँ लेके जाना है? एज ए ड्राइंग्स उसको हमें ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये इसका मुद्दा, पहला प्रिंसिपल ये कहता है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि हमें डिस्टिंक्शन करनी है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली ये टर्म्स अभी हमने सीखी नहीं थी, तो मैंने सोचा था यहीं सिखा दूंगा। ठीक है, एक होता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और एक होता है हमारा
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, दो तरह के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आई परचेज्ड टेलीविजन सेट फॉर माई ऑफिस एंड आई एम वर्किंग एज ए चार्टर्ड अकाउंट। ठीक है, मैंने अपने ऑफिस के लिए एक टेलीविजन सेट खरीदा। ठीक है, मुझे आप बताओ, क्या ये मेरा खर्चा है या ये मेरा एसेट है? ये मेरा खर्चा है या मेरा एसेट है? रणवीर, खर्चा खर्चा सब खर्चा कह रहे हैं, सिर्फ विवेक ने कहा है कि ये मेरा एसेट। अनायत कह रही है एसेट। देखो, मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि जिस चीज में मैं डील करूं, जिस चीज में मैं डील करता हूं, अगर मैं वो चीज खरीदता हूं या बेचता हूं, तो वो मेरा क्या माना जाता है? स्टॉक। बोला था हमने, स्टॉक। और अगर मैं किसी चीज में डील नहीं करता हूं और वो चीज परचेज करता हूं, तो दैट इज नॉट माय स्टॉक, दैट इज माय असेट्स। ये बात हमने कही थी, कही थी, बिल्कुल कही थी सर। ठीक है, अब मुझे अगर बताओ, मैं अगर कोई चीज ऐसी खरीद रहा हूं जिसको मैंने बिजनेस में अपने ट्रेडिंग के लिए रखनी है, और उसके रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंडिचर हो, तो वो मेरा खर्चा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं, लेट सपोज मैं फर्नीचर का काम कर रहा हूँ और फर्नीचर मैं खरीद रहा हूँ, तो फर्नीचर मेरी परचेजेस है, फर्नीचर मेरी परचेजेस है। लेकिन अगर मैं वही फर्नीचर की दुकान में अगर मैं एक टीवी खरीदता हूँ, तो वो मेरा परचेज नहीं है, वो मेरा परचेज नहीं है, वो मेरा एसेट है। एम आई राइट? एम आई राइट? यस, यस, एसेट टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि मेरी तो जो काम करना है, मैंने तो अपने ऑफिस में, सीए के ऑफिस में मैंने तो कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है, तो टीवी तो मेरे लिए एक एसेट हुआ ना। मैंने टीवी खरीद के थोड़ी बेचना है। टीवी तो मैंने अपने, यस, बाय अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। इट इज जनरेटिंग माय रेवेन्यू फॉर मेरे क्लाइंट्स बाहर वेटिंग हॉल में बैठेंगे, तो वो उठ के वापस नहीं चले जाएंगे, दे विल सिट एंड रिलैक्स। It can be in any form. No, that is not hypothetical. They will get attracted. यार, वो सीए के ऑफिस में टीवी भी लगा है, चलो वहां जाते हैं। ठीक है ना?
मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस चीज से मेरा ट्रेडिंग नेचर अफेक्ट नहीं होता है उस चीज को हम कभी भी खर्चा नहीं बोल सकते, वो मेरे लिए एसेट होगा। लेकिन जो एक्सपेंडिचर मैं ट्रेडिंग नेचर में, मतलब अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने ट्रेड करना है प्रोडक्ट, उसके लिए अगर मैं कोई खर्चे करूं तो दैट इज अ खर्चा फॉर मी। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आई पेड रेंट ऑफ ₹20,000 फॉर माई ऑफिस प्रीमिसेस। आई पेड रेंट ऑफ 20,000 फॉर माई ऑफिस प्रीमिसेस। ये मेरे लिए कभी भी खर्चा नहीं हो सकता। ओ सॉरी, ये मेरे लिए कभी एसेट नहीं हो सकता। हो सकता है। ये मेरे लिए क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर रहेगा। यस। मनमीत, कभी भी मैं टेलीविजन सेट अपना कभी भी बेचने के लिए नहीं रखूंगा। और कभी भी मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं टीवी को बेच के अगर 5,000 भी कमाऊंगा तो मेरी कमाई नहीं होगी। लेकिन मैं 20,000 का भाड़ा दे के अपना ऑफिस किराए पे ले सकता हूँ और 10 लोगों को सर्विसेज दे के, उनसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेके उनको दे के उनसे पैसा कमा सकता हूँ। तो वो मेरा खर्चा माना जाएगा। अब लेकिन मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ, मैंने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर कभी मेरे लिए खर्चा नहीं होगा। फर्नीचर मेरा एसेट होगा। मैं 10 साल बाद भी फर्नीचर नहीं चेंज करूंगा तो क्या मेरा वो खर्चा है? वो मेरा खर्चा नहीं है, वो मेरे लिए एसेट है। यस मनमीत, यस। और जो आप एसेट खरीद रहे हो, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो किसी भी तरह से, उसको आप एसेट बोलोगे। और उसको खरीदने के लिए जो खर्चा होता है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर रहे हो उस खर्चे को करने से। आप उस कैपिटल को ग्रो कर रहे हो जो आपने लगाई थी, उस खर्चे को करने से आपकी कैपिटल में इंक्रीमेंट आ रहा है, इनडायरेक्टली थ्रू प्रॉफिट्स। अब अगर आज मैं बोलता हूं मैंने आईपैड लेना है अपने ऑफिस के लिए सो दैट सम ऑफ द क्लाइंट्स गेट अट्रैक्टेड टू मी, मैं बोलता हूँ मैं जाऊंगा, मैं ऑन द मूव काम करूंगा थ्रू आईपॉड, तो काफी मीटिंग्स में जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो आई विल गेट एन आईपैड प्रो फॉर मी। तो क्या मेरे लिए वो खर्चा है? नो, आई एम एडिंग इट टू माई किटी सो दैट the customers get attracted to me. Yes, money spent on assets is a capital expenditure, and the money spent on other than that is a revenue expenditure. Basically, मैं अगर कोई एसेट खरीदूंगा तो मैं उसको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेके जाऊंगा, नेवर। मुद्दा समझ रहे हो? मुद्दा समझ रहे हो? जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा? डायरेक्टली कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। और जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा?
या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बात समझे, बात समझे। मैं कहता हूं मेरा एक हॉस्पिटल है, मेरा एक हॉस्पिटल है, ठीक है। मैं अपने हॉस्पिटल में एक कोविड टेस्टिंग मशीन आई है नई मार्केट में। वो मैं अपने प्रीमिसेस में इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं अपने प्रीमिसेस में इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जिसकी वैल्यू है 20 लाख की, ठीक है। क्या ये एक्सपेंडिचर है? नो। क्या ये मेरे लिए एसेट है? यस। ये मैं आज 20 लाख का खर्चा करूंगा तो 10 साल में इससे 2 करोड़ बना सकता हूँ। तो सिंस ये मेरे लिए एसेट है, तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, ये मेरे लिए माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ, ये जब मैंने 20 लाख की मशीन लगाई तो इसके साथ मुझे ना इसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़े। मुझे क्या देने पड़े, इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़े, ठीक है। हैवी मशीन थी, थोड़ी कॉस्टली मशीन थी, मुझे 20 हजार का, 30 हजार का इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गई। मुझे बताओ, ये एक्सपेंडिचर है या एसेट है? देखो, आपकी बात सही है, आप कह रहे हो ये एक्सपेंडिचर है, आप कह रहे हो ये एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहाँ पे एक आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपको एक एसेट को इंस्टॉल करने में या उसको रेडी टू यूज बनाने में, क्या बनाने में, रेडी टू यूज करवाने में जो भी खर्चा होता है, उसको हम एसेट की वैल्यू में ही ऐड करते हैं और उसको एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करते हैं। रेडी टू यूज बनाने तक का जो खर्चा होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, उसको भी हम एसेट की वैल्यू मान के चलते हैं। क्योंकि एसेट तो तब तक यूज जनरेट रेवेन्यू नहीं करेगा जब तक उसको इंस्टॉल नहीं कर दिया जाए, है कि नहीं। तो बेशक आपका नजरिया तो इसको एक्सपेंडिचर बोलता है और ये एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट इसको नहीं मानती एक्सपेंडिचर। वो बोलती है कि ये तो एसेट में ही ऐड हो जाएगा। तो एसेट हमें कितने का पड़ गया, 20 लाख 30 हजार का। अब मैं बोलता हूं, ये कोविड टेस्टिंग मशीन जो है, ये आप अपने हॉस्पिटल में तभी लगा सकते हो कि अगर आपको इसकी लाइसेंस मिला हो, लाइसेंस आपको मिला हो, लाइसेंस मिला हो, या कोई आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े, कोई आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े। तो मैं कहता हूं इसकी जो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस है वो 1 लाख की है। बताओ, क्या ये एक्सपेंडिचर है? क्या ये एक्सपेंडिचर है या एसेट है? बताओ।
यस, जब तक मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा क्या ये मशीन को मैं यूज कर सकता हूं? नो। तो इसीलिए बेशक इसकी नेचर भी एक एक्सपेंडिचर की है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे और इसको भी हम एसेट की वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो टोटल मुझे 21,30,000 की मशीन पड़ी। ये मैं कहाँ लेके जाऊंगा? आई विल टेक इट टू द बैलेंस शीट। और कौन से हेड में ले जाऊंगा? फिक्स्ड एसेट के अंदर ले जाऊंगा। और किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगा? 21,30,000 विच इज माई एक्विजिशन कॉस्ट, विच इज माई एक्विजिशन कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। पढ़ा था ना हमने? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसी मशीन को, ये मशीन कोई 2 साल बाद खराब होगी, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। मशीन गॉट डैमेज्ड, ठीक है, खराब हो गई, ठीक है। उसको ठीक कराने में, उसको ठीक कराने में मेरा खर्चा आ गया 2 लाख रुपए का। ऑडियो नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। 2 साल बाद मशीन डैमेज होगी और उस पे खर्चा आ गया 2 लाख। अब बताओ, क्या ये एक्सपेंडिचर है या ये असेट है? मनमीत एक बार। मनमीत आप ठीक है? ठीक है। मैं कह रहा था कि 2 साल बाद मशीन खराब हो गई और उसमें 2 लाख का खर्चा आ गया। बताओ ये एक्सपेंडिचर है या असेट है? अब मोस्टली लोगों ने इसको बोला है कि ये सर हमारा एक्सपेंडिचर है, और तनवीर कह रहे कि ये एसेट है, और मनमीत भी कह रहे हैं एसेट, अनायत मनीषा एसेट। देखो, जब ये सवाल आता है ना, तो आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रखना है। आपने क्या रखना है? एक सवाल रखना है, क्या इस एक्सपेंडिचर को करने से लाइफ ऑफ एसेट ठीक हो रही है? क्या जब ये हम खर्चा कर रहे हैं
क्या उसकी लाइफ इनहांस हो रही है उस खर्चे को करने से? इफ यस एंड इफ नो, अगर तो उसकी लाइफ इनहांस हो रही है then it is a capital expenditure and that will be added to the asset value. और अगर लाइफ उसकी एनहांस नहीं हो रही है तो दैट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ आई? कभी अगर कोई छोटी मोटी चीज की अगर खर्चा आ गया तो दैट विल बी योर नॉर्मल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई ऐसा मेजर ओवरहॉल आ गया, व्हाट इज द मेजर वर्ड यूज टू? मेजर ओवरहॉल। मेजर ओवरहॉल मतलब मशीन का काफी पुर्जे पुर्जे ठीक होने हो तो सारा ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। तब अगर हम ऐसा करेंगे तो तब एसेट की वैल्यू में हम क्या कर देंगे, उसकी कॉस्ट को ऐड कर देंगे। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है। तो ये एक हमारा पॉइंट था। सर सर्विसिंग कॉस्ट किसमें आएगी? सर्विसिंग बेटा खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है। ठीक है, वो तो रिपेयर नॉर्मली हो गई। ठीक है, दैट विल बी एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे थे दो प्रिंसिपल। ठीक है, दो प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए। तो मैं आता हूं तीसरे अपने प्रिंसिपल पे। तीसरा प्रिंसिपल आ जाएगा मैचिंग प्रिंसिपल। ये आपने पढ़ा हुआ है। मैचिंग तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मैचिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? जो मैचिंग करके मतलब मैचिंग मींस जो आपने रेवेन्यूज ड्यूरिंग द करंट पीरियड लिए हैं उसकी आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर भी उसी पीरियड के आपको कंसीडर कर लेने। ठीक है, आपने उनको भी क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है। तो दैट वाज योर मैचिंग प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। जो भी सारी मटेरियल चीजें हैं वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा कंसेप्ट आ गया हमारा, हमने पढ़ा हुआ है मटेरियलिटी। ठीक है, यस। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके साथ हमारे फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर होंगे। ठीक है, इनके साथ आपने इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम करते हैं एक एक करके अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स उठाते हैं और उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन सा अकाउंट आ जाएगा? सबसे पहले हमारा अकाउंट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और माइंड यू मैं आपको बता दूं कि वी आर डूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
without adjustments. We are not yet dealing with any adjustments. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, क्या बनाना सीख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, अमाउंट। ठीक है, अगेन दिस इज द डेबिट साइड एज ऑलवेज, एंड दिस इज अ क्रेडिट साइड एज ऑलवेज। ठीक है, बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा, मतलब माल परचेज करना, माल खरीदना, माल को बेचना, और माल को खरीदने में जो खर्चे, और माल को जो यहाँ पहुंचाने में खर्चे, जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ कंसीडर किए जाएंगे, वो कहाँ कंसीडर किए जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर किए जाएंगे। किसमें कंसीडर किए जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहला आइटम जो इसके अंदर आता है वो हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है सर, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, इसको दे दो 0.1। ठीक है, दूसरी आइटम परचेजेस, परचेजेस नेट, और इसको दे दो आप पॉइंट नंबर 2। ठीक है सर, उसके बाद आप लिख लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिख लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 3। उसके बाद आप लिख लो सेल्स अकाउंट, इसको आप दे दो पॉइंट नंबर 4, और इसको भी लिखना नेट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, पॉइंट नंबर 5। ग्रॉस प्रॉफिट टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पॉइंट नंबर 6 है ना, स्टार मार्क ऑल्सो। ग्रॉस लॉस टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टार मार्क, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड विथ पॉइंट नंबर 6 होंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका यहाँ का टोटल। ये सारी वैल्यूज जो आपने यहाँ पे डालनी है, ये आप कहाँ से उठाओगे, ये सारी वैल्यूज आप कहाँ से उठाओगे,
बताओ। विवेक कह रहा है ट्रायल बैलेंस उठाएंगे। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं लेजर से उठाएंगे। मनमीत कह रहे हैं कि प्रीवियस बुक से उठाएंगे और बोथ कैश एंड सब्सिडरी से। मनीषा कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस से उठाएंगे और रियाज भी कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल ट्रायल बैलेंस से ही उठाएंगे। ट्रायल बैलेंस में आपने सबके अकाउंट्स के बैलेंसेस लिखे होते हैं कि नहीं लिखे होते? क्योंकि आप लेजर से ही डिराइव करते हो जो आप ट्रायल बैलेंस में डालते हो। आप लेजर से ही डिराइव करते हो ना जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। तो ऑटोमेटिकली जब आपके पास ट्रायल बैलेंस है आपके पास हर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं। आपके पास हर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं। तो वो आपको वहां से उठा के कहाँ डालने हैं? आपने डालने हैं ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर। मतलब आपके पास जब भी आपको कोई बोलेगा कि आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है तो आपको क्या चाहिए? आप बोलोगे मुझे ट्रायल दे दो। आप क्या बोलोगे? मुझे क्या दे दो? मुझे ट्रायल बैलेंस दे दो, मैं आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना के दे दूंगा। क्या मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली करता है? बिल्कुल कहा था। तो उसी हिसाब से आपकी बैलेंस शीट भी क्या करेगी? टैली करेगी। सलीम बिना ट्रायल बैलेंस के आप नहीं बना सकते। क्यों जरूरी नहीं है? आप कैसे बनाओगे? पक्का काम करना है या कच्चा काम करना है? पक्का काम करना है या कच्चा काम करना है? पक्का करना है तो फिर ट्रायल बैलेंस से ही बनेगा। और अगर कच्चा काम करना है फिर तो आप बोलोगे मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है और बैलेंस शीट बना के दे दो। वो कच्चा काम हो गया। ठीक है, वैसा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा पक्का काम करना है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जो हमने पॉइंट्स नंबर इनको डिनोट किए हैं हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट किस चीज पे था? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन था हमारा ओपनिंग स्टॉक पे। किस पे था? ओपनिंग स्टॉक पे। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बता सकता है कोई मुझे देसी भाषा में? ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ? बता सकता है कोई? जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। कोई और बता सकता है कुछ? अवेलेबल। अच्छा, एक चीज मेरे को आपको बतानी है। जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो बनता है फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड। पीरियड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यूजुअली वी आर टेकिंग इट एज 1 ईयर। फॉर द पीरियड एंडिंग, ऐसे लिखते हैं फॉर द पीरियड एंडिंग 31/3/2020। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो वो कौन से पीरियड का बना रहे हो?
ये कहता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31/3/2020। व्हाट डज दिस मीन? कि आपका पीरियड कितना है? 1 साल का पीरियड है जो स्टार्ट कब होता है? 1/4/2019 टिल 31/3/2020। ठीक है? यस, विच इज अदर वर्ड्स वी कैन कॉल इट अ फाइनेंशियल ईयर 2019-20। फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपको ओपनिंग स्टॉक बोल रहा हूं तो ये ओपनिंग स्टॉक कौन सी डेट का होगा? बताओ। 31/3 का नहीं होगा बेटा, ये होगा 1 अप्रैल का। बात एक ही है, अमाउंट एक ही होगी, लेकिन डेट क्या लेनी है आपने? 1/4/2019 को जो आपके पास सुबह स्टॉक था उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक, यस। 1 अप्रैल 2019 को जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था सुबह, उसको हम क्या बोलेंगे? ओ, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने किसी में साल, जैसे मैंने क्या किया, मैंने ना सितंबर में नया काम स्टार्ट किया। सितंबर 2019 में न्यू बिजनेस शुरू किया। न्यू बिजनेस। तो क्या मेरा जो न्यू बिजनेस स्टार्ट होएगा, क्या मेरे पास ओपनिंग स्टॉक होगा? क्या मेरे पास ओपनिंग स्टॉक होगा? क्या मेरे पास ओपनिंग स्टॉक होगा? यस। नहीं मनमीत, नहीं, डेट चेंज नहीं हुई। हमारा फिनेंशियल ईयर तो हमेशा 1/4/19 से ही होगा ना। और कभी भी आप बिजनेस नया शुरू करोगे तो आपके पास पुराना स्टॉक तो होगा नहीं ना। ठीक है ना? तो उस डेट पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं होगा, और जो भी आप माल खरीदोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर परचेजेस। हाँ, जब 1 साल खत्म हो जाएगा तो जो नेक्स्ट ईयर में शुरू होएगा, तो इस डेट का जो क्लोजिंग होगा 31 तारीख का, वो 1 तारीख का ओपनिंग बन जाएगा। लेकिन जिस साल आप नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे, उस साल में आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि देयर वॉज नथिंग which could be brought forward to the next year. So I had nothing closing stock, so there will be no opening stock. तो यहाँ पे आप इसको लिखो कि व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक refers refers to the refers to the closing stock of unsold goods at the end of the previous accounting period,
Opening stock refers to the closing stock of unsold goods at the end of the previous accounting period, which have been brought forward in the current accounting period. ठीक है, और ये इसकी एक एक्सेप्शन आ जाएगी कि किस केस में हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, जो पिछला क्लोजिंग स्टॉक था, जो पिछले अकाउंटिंग ईयर का या फाइनेंशियल ईयर का स्टॉक अनसोल्ड था, जब उसको हम अगले फाइनेंशियल ईयर में ब्रॉट डाउन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? सब बताओ। ठीक है, नाउ सेकंड वन। सेकंड वन इज परचेजेस। देसी भाषा में बोला जाए, जो माल हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस। लेकिन खरीदते तो हम एसेट भी हैं, इसीलिए इसके लिए आपने लिखना है परचेजेस रेफर्स टू गुड्स। वर्ड यूज करना है गुड्स विच हैव बीन बॉट फॉर रीसेल। ठीक है, जिसको आपने फिर से बेचने के लिए खरीदा है। और इसमें ध्यान रखना, इट इंक्लूड्स बोथ कैश परचेजेस एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस। इसमें जो आपने कैश पे नगद खरीदा है वो भी आएगा, और जो उधार पे खरीदा है वो भी आएगा। ठीक है, और एक बात इसमें आपने और ध्यान देनी है, फॉर कैलकुलेटिंग नेट परचेजेस, हमें परचेजेस कौन सी चाहिए? नेट। फॉलोइंग डिडक्शंस मस्ट बी मेड। ठीक है, पहली डिडक्शन कौन सी होगी बताओ? पहली डिडक्शन कौन सी होगी? यस, वेरी गुड। पहली डिडक्शन कौन सी होगी? परचेजेस में से क्या निकाल दो जो परचेजेस की क्या हुई है? रिटर्न्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा आ जाएगा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन फॉर, जो आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए हैं वो आपके यहाँ से काटने पड़ेंगे, क्योंकि वो एज ए ड्रॉइंग्स आपके विड्रॉ हो गए। तीसरी एंट्री, गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपने गुड्स कोई चैरिटी में दे दिए, वो निकल जाएंगे।
उसके बाद यस एडवर्टीजमेंट वाले आ जाएंगे जिसको हम बोलेंगे गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, गुड गिवन एज फ्री सैंपल्स। मनमीत कह रहा है गुड्स वेस्टेड, वेस्टेड मनमीत क्या मैं यही समझूं जो तुम कह रहे हो कि कोई गुड्स अगर खराब हो गए, जो खराब हो जाएंगे उनको नहीं काट सकते बेटा, वो तो हमारी वजह से खराब हुए ना। अगर तो जिससे हमने खरीदे हैं उसकी वजह से खराब हुए तो हम उसको रिटर्न नहीं कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारी वजह से खराब हुए तो हमारा वो हमारी गलती है, हमारा नुकसान माना जाएगा, ठीक है। उसको परचेजेस में से कम हम नहीं करेंगे। बात समझे? ठीक है, तो ये चार डिडक्शंस आपने करनी है परचेजेस में से टू अराइव एट नेट परचेजेस। तो वो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएंगी, वी विल गेट नेट परचेज। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, पॉइंट नंबर 3। वो थोड़ा लेगा लंबा टाइम, तो मैं पहले आपको करवा देता हूँ। कौन सा पॉइंट था अगला, हम कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 सेल्स का। पॉइंट नंबर 4 सेल्स का, ठीक है। तो सेल्स में सबसे पहली पॉइंट आपको तो पता ही है, सेल्स क्या होती है। जो गुड्स आपने सेल किए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक है, अब इसमें भी आपने ध्यान रखना है, सेल्स इंक्लूड बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, उधार की सेल भी और कैश की सेल भी, ठीक है। क्योंकि सेल तो सेल है, दैट डजंट मैटर कि हमारे पास उसकी रिसिप्ट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिडक्शंस होंगी, क्या क्या डिडक्शन होंगी। पहली, सेल्स रिटर्न। इसमें मेजरली डिडक्शन एक ही है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट्स टू बी kept in mind while calculating amount of sales। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है। अगर आपने, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो वो आपकी परचेज नहीं है, वो आपका क्या है, आपका एसेट है। अगर आप कोई माल खरीदते हो तो वो आपका असेट है, आपका क्या है वो,
असेट है। तो क्या जब आप उस एसेट को बेचोगे तो क्या वो आपकी सेल मानी जाएगी? बताओ। बाकी भी बताओ। मैं कह रहा हूं कि अगर हमने कोई एसेट जब खरीदा था तो हमने उसको एक्सपेंडिचर नहीं मान के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मान के उसको हमने क्या माना था? असेट माना था। तो क्या जब उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के एसेट को हम बेचेंगे तो क्या हम उसको सेल मानेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है ना? तो आपने ये ध्यान रखना है। इफ अ if a fixed asset is sold, if a fixed asset is sold, that should not be, that should not be, that should not be considered as sale। उसको आपने सेल नहीं माना। ठीक है? आपने ये चीज ध्यान रखनी है, बस एक ही पॉइंट। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि जब वो हमने एसेट खरीदा था तब हमने उसको परचेज नहीं माना था, तो अब हम उसको जब बेच रहे हैं तो हम उसको अब सेल नहीं मानेंगे। ठीक है? तो आज के लिए रखो इतना। तो कल हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कल मेरी ही क्लास होगी। ठीक है? इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो मेजर है। बाकी एक दिन का थ्योरी का लेक्चर रहेगा। ठीक है? ये मेन है, इसको 2-3 दिन लगाएंगे, हम आराम से करेंगे। ठीक है? समझ के साथ। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू मनमीत, थैंक यू रितु। थैंक यू नायर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।